जय हिंद दोस्तों। 6 अगस्त 1945 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जब दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 78 साल पहले परमाणु बम गिराया था, जिसकी मौत की बारिश में 4000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में पल भर में 80,000 लोग से ज्यादा मारे जा चुके थे। Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindus. Now I am become death, the destroyer of worlds. हुआ यूं था कि अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त लोगों को आसमान में एक उड़ता हुआ चीज दिखाई देता है, जो अमेरिका का बोइंग B-29 उड़ता हुआ विमान था। लोगों ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि वह विमान सिर्फ उड़ता हुआ लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का काल बनकर आया है, जो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। ठीक 8:15 पर लोगों को आसमान से कोई गिरती हुई चीज नजर दिखाई देती है। उसके 43 सेकंड बाद सब कुछ राख बन जाता है। ये सब सुनकर और देखकर आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर हिरोशिमा पर परमाणु बम क्यों गिराया गया, जिसमें लाखों लोगों की जान पल भर में चली गई, जिसमें जमीन को आग निकल गई और आसमान को काले धुएं ने छिपा लिया। 7 दिसंबर 1941 ये वो दिन था जब पैसिफिक ओशन के बीच में एक आइलैंड पर 2 घंटे तक ऐसी बमबारी हुई जिसने द्वितीय विश्व युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। ये वो जगह थी जिसका नाम पर्ल हार्बर था। उस दिन जापान ने सुबह सुबह अमेरिकी नौसेना के पर्ल हार्बर के अड्डे पर सबको हैरान करते हुए चुपके से हमला कर दिया। जहां एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वार को लेकर बाकी दुनिया जंग के होड़ में थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इससे दूरी बनाए हुए था। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तब अमेरिका ने चीन को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी। वही चाइना जिसके खिलाफ 2024 में अमेरिका खुलकर बातें करता है, और ये वही चीन है जो अमेरिका का अब जाने दुश्मन बना हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक तरफ जर्मनी और इटली थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड थे। अमेरिका के इस जंग में शामिल न होने की वजह यह थी कि उसे प्रथम विश्व युद्ध के समय काफी नुकसान उठाना पड़ गया था। लेकिन एक देश ऐसा भी था जो अमेरिका को परेशान किए जा रहा था, जो था जापान, क्योंकि जापान के पास जंग लड़ने की वजह से प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे थे, जिसकी वजह से वह आस पड़ोस के देशों पर लगातार बड़ी तेजी से कब्जा किए जा रहा था, ताकि वो अपने देश के लिए नेचुरल रिसोर्स की डिमांड को पूरी कर सके। जापान ने अब तक चीन के आधे से ज्यादा हिस्से पर पहले से ही कब्जा कर चुका था, लेकिन पैसिफिक ओशन के फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर अपना दबदबा बनाने के फिराक में भी था। लेकिन जापान को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मलेशिया ब्रिटेन के कब्जे में, इंडोनेशिया नीदरलैंड के कब्जे में और फिलीपींस अमेरिका के कब्जे में था। जापान इतना ताकतवर इसलिए हो रहा था कि उसके पीछे हिटलर का हाथ था, और उस समय हिटलर अमेरिका और ब्रिटेन का कट्टर दुश्मन हुआ करता था। दूसरी तरफ जापान की हरकतों से परेशान होकर अमेरिका ने जुलाई 1941 में जापान को तेल देना बंद कर दिया, क्योंकि उससे 80% तेल अमेरिका से ही मिलती थी। जापान को तेल न मिल पाने की वजह से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई थीं, और इसके अलावा अमेरिका ने जापान के सामने एक और शर्त रखी थी कि जापान को चीन से अपना कब्जा हमेशा के लिए हटाना होगा। लेकिन जापान को ऐसा करना बहुत मुश्किल था। जापान को लगता था कि ऐसा करने से पूरी दुनिया यही समझेगी कि जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। बल्कि ऐसा ना करके उसने एक बी प्लान बनाया था कि जापान इंडोनेशिया पर कब्जा करके तेल हथियाने के चक्कर में था। लेकिन उस समय इंडोनेशिया पर नीदरलैंड का राज था, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए ये जरूरी था कि सबसे पहले फिलीपींस पर अपना कब्जा जमाया जाए, जो कि अमेरिका के कब्जे में था। लेकिन एक बात जापान बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो पैसिफिक ओशन में मौजूद अमेरिकन नौसेना पर्ल हार्बर जापान को हमले का जवाब जरूर देगी। इसीलिए फिलीपींस में हमला न करके पर्ल हार्बर पर हमला करने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने एक सीक्रेट प्लान बनाया। उसके प्लान में 2 बैटलशिप, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉय और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। दूसरी तरफ अगर अमेरिकन एयरफोर्स का अंदाजा लगाया जाए तो इससे काफी भारी मात्रा में हथियार उनके पास भी मौजूद थे। लेकिन इसके लिए जरूरी ये था कि उनको पहले से ही हमले की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन जापान यह हमला सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए वह कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन यूज करने का आदेश नहीं देता था। 8000 किलोमीटर का सफर तय करके जापान के लड़ाकू विमान टारगेट से 300 किलोमीटर की दूरी पर थे, और यही वो पॉइंट था जहां पर पर्ल हार्बर पर हमला किया जाना था। और 7 दिसंबर 1941 को जापानी लड़ाकू विमानों ने 2 गुटों में बंटकर पर्ल हार्बर पर हमला करना शुरू कर दिया। जापानी लड़ाकू विमान के पहले ग्रुप ने गोलों की बारिश कर दी, जो कि 45 मिनट तक ही हमला करके वापस चले गए। फिर अचानक 10 मिनट बाद ही जापानी विमानों का दूसरा ग्रुप भी गोले बरसाता हुआ पूरी अमेरिकन नेवल बेस को खत्म कर डाला। अमेरिका के 20 वेसल, 8 बैटलशिप और 300 से भी ज्यादा प्लेन को खड़े खड़े तबाह कर दिया गया।
अब इतने खतरनाक हमले के बाद अमेरिका तो चुप बैठने वालों में से था नहीं। उसने हमले के दूसरे दिन ही बाद जापान पर हमले करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। अगले 3 महीनों तक अपने नुकसान की भरपाई कर 4 महीने बाद अमेरिका ने जापान पर बिल्कुल वैसा ही हमला किया, क्योंकि जाने अनजाने में जापान ने भी अमेरिका को अब दूसरे विश्व युद्ध में भी ढकेल दिया था। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका रुका नहीं। अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान के बीच घमासान युद्ध होता रहा और इस जंग में अमेरिका जापान पर काफी ज्यादा हावी होता गया। जापान अपने लोगों को मरते देख उसका मनोबल पूरी तरीके से टूट गया था, लेकिन वह अभी भी हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जब जापान के लोगों का सूरज हमेशा हमेशा के लिए ढलने वाला था। अगस्त 1945 को छोटा बच्चा ने लिटिल बॉय परमाणु बम बोइंग B-29 अमेरिकी लड़ाकू विमान में लोड होकर हिरोशिमा शहर के ऊपर से होकर गुजरता है। कहने को इसका नाम लिटिल बॉय था, लेकिन जापान में अभी भी इसके तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। लगभग 8:15 पर हिरोशिमा पर बम गिराया जाता है। इस बम के गिरने के बाद अमेरिका इस दुनिया का पहला और इकलौता देश बन जाता है परमाणु बम गिराने वाला। बम गिरते ही लगभग 15 मिनट में 80,000 लोग राख बनकर गायब हो जाते हैं। उस दिन हिरोशिमा में जो इस बम धमाके में बच गए थे वो ये बताते हैं कि बम गिरते ही इतनी तेज रोशनी चमकी कि उसे देखते ही अधिकतर लोग अंधे हो जाते हैं। बम गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनते ही बहुत लोगों के कान के पर्दे तक फट गए थे। उस बम धमाके में 4000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में लोग राख बनकर अचानक गायब हो गए थे। कुछ देर बाद जब बम धमाके से उठी आंधी शांत हुई तो लोगों को आसमान में सिर्फ एक काला बादल दिखाई देता है। उसके आधे घंटे बाद अचानक से काली बारिश होने लगती है। लोगों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि एक टॉक्सिक बारिश थी जो बम धमाके की वजह से रेडिएशन के साथ काले बादल बनकर जमा हो गए थे। जो लोग उस दिन उस बम धमाके से बच गए थे वो आधे से ज्यादा उस बारिश में मारे गए थे और बाकी बचे लोग 1 महीने बाद रेडिएशन से तड़प तड़प कर मर गए थे। लेकिन जापान ने अभी तक सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। उसके 3 दिन बाद अमेरिका ने एक और बम नागासाकी पर गिरा देता है जिसका नाम फैटमैन था और उसके गिरते ही 40,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और इन दोनों बॉम्बिंग में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके बाद जापानी सुप्रीम काउंसिल एक बैठक बुलाकर आपस में राय सलाह लेते हैं। फाइनली जापानी इंपीरियर मान जाते हैं सरेंडर करने को और अंततः वो सरेंडर कर देते हैं। उनके सरेंडर करते ही दूसरा विश्व युद्ध हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। The time is 9:05 a.m. The Japanese have been on board exactly 10 minutes. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर 2 लाख मासूम लोगों की क्या गलती थी। क्या हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराना सही था या नहीं? क्या कोई और दूसरा रास्ता था जिससे द्वितीय विश्व युद्ध को रोका जा सकता था, और अगर था तो वो क्या था? तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।